आप सबको हमारी तरफ से पेश की ईद मुबारक हो। ईद के साथ हमें आपको अच्छी बातें बतानी चाहिए, लेकिन आज एसटीएच को ज़ाहिर है हालात के तनाज़र के मुताबिक हमने एडजस्ट करना है। तो मुबारकबाद के साथ हमने आपको ये भी बताना है कि आपको आने वाले दिनों में कितना घबराना है। क्या पाकिस्तान के अंदर कीमतों के तूफ़ान ने आपकी ज़िंदगियों को तबाह करने का मुकम्मल मनसूबा बना दिया है? पाकिस्तान ने इससे पहले हालात ऐसे देखे हैं, नहीं देखे हैं? तेल की कीमतें कहाँ पे जाएंगी? फर्टिलाइज़र अवेलेबल होगा या नहीं होगा? अशियाए खुर्दनोश का क्या बनेगा? सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? वो कहीं अपने पैसे तो नहीं हमसे मांग लेंगे? हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, उन्होंने तो उन्हीं रास्तों से गुजरना है जिसके अंदर अब घमसान का रान पड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट्स बाहर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी तो क्या होगा? आईएमएफ के साथ बातें हमने चलानी है आगे, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आईएमएफ हमारी तरफ मेहरबानी की नज़र से देखेगा या नहीं देखेगा? तो हमने सोचा कि आपकी बात करवाते हैं खुर्रम हुसैन से, जो पाकिस्तान के बेहतरीन एक मुआशी राइटर हैं, पॉलिटिकल मामलात को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बैन-अवी तौर पर भी इनका बड़ा नाम है। तो खुर्रम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका मैंने डॉन में आर्टिकल पढ़ा कि मैनेजिंग वॉर टाइम वॉलेटिलिटी, यानी जो जंग की मुसीबत है, उसको हमने कैसे मैनेज करना है। तो मैं जो पहली जो बात का आगाज़ करूंगा, जिसका बराह रास्त लोगों से ताल्लुक़ है, वो है तेल की कीमतें। तो ये बताइएगा कि तेल की कीमतें जहाँ पर अब ये खड़ी हैं, जिस तरह ऊपर नीचे हो रही हैं, अ, इसका मयार हम पर किस तरह असर होता है और इसका मयार क्या है? क्योंकि मैं देख रहा था कि तेल की कीमतें ऊपर नीचे होने से अमेरिका जो नेट एक्सपोर्टर है ऑयल का, उस पर भी असर पड़ता है। तो कहीं ना कोई बैन अवी मैार भी बना हुआ होगा। तो हमें समझाया ना पहले कि तेल की कीमतों का असर हम पर क्या पड़ रहा है। तलत, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने का। तेल की कीमतों का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है पाकिस्तान पे। मेनली बिकॉज तेल पे तो चलता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं इतने ज्यादा हैं नहीं हमारे जितने बाकी मुल्कों के हैं। तो मिसाल के तौर पे बताया जाता है कि 28 दिन के अगर रिजर्व्स पाकिस्तान में हैं, ये कोई इतना बड़ा नंबर है नहीं। आप एक और मुल्क देखें जैसे श्रीलंका है, जिसकी माशी मैनेजमेंट जो है वो हमसे भी ज्यादा गई गुजरी है। अगर ऐसी चीज पॉसिबल हो, लेकिन है पॉसिबल। अगर आप श्रीलंका की इकोनॉमिक मैनेजमेंट देखें, वो हमसे ज्यादा बड़ा डिजास्टर मुल्क है एक। और उनकी जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो टोटल कोई 45 डेज तक के होते हैं, और ये भी कम समझा जाता है बहुत। बांग्लादेश के पास हमसे ज्यादा होते हैं। हिंदुस्तान के पास तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, यानी कि उनकी गवर्नमेंट अपने ऑपरेट करती है, तो उनके पास 75-80 दिन तक के सप्लाईज होते हैं एट एनी गिवन टाइम। तो 28 दिन फिगर तो हमें आपको लगे कि भाई एक महीना हम लोग गुजार लेंगे इसी पे, लेकिन वो इतना बड़ा नंबर है नहीं। और इसका मतलब ये होता है कि जब आप अगर ऐसे इमेजिन करें कि आपका पेट्रोलियम का स्टॉक पोजीशन जो है वो दरमियान में है, हम्म। यहां से आप पेट्रोल उसमें से निकाल रहे हैं, टैंकी है उसमें से आप पेट्रोल निकाल रहे हैं, और पीछे एक और पाइप है वो उसमें पेट्रोल भर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसमें से पेट्रोल ज्यादा तेजी से निकालेंगे कंपेयर टू कितनी रफ्तार से उसमें भरा जा रहा है, तो उस टैंकी की लेवल जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी। ठीक। अम, ठीक है, और अब सिचुएशन ये आई हुई है कि जब इसमें से 1 लीटर हम लोग यहां से निकालते हैं, तो दूसरा जो 1 लीटर उसमें भरना होता है, उसकी जो आजकल प्राइस गवर्नमेंट को मिल रही है, गवर्नमेंट नहीं सॉरी ओएमसीज को जो मिल रही है, और गवर्नमेंट से मतलब पीएसओ को ठीक जो है। मिल रही है प्राइस, वो कोई तकरीबन $120 से ऊपर चली गई है। क्योंकि जो तेल पाकिस्तान खरीदता है, दुबई क्रूड और ओमान क्रूड, ये दो बेंचमार्क्स हैं जो पाकिस्तान यूज करता है अपनी इस्तेमाल के लिए। ब्रेंट एक और बेंचमार्क है जो लोग फॉलो करते हैं सिर्फ इसलिए कि वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न प्रेस उसको फॉलो करता है, लेकिन वो ज्यादातर वेस्टर्न इकोनॉमीज का जो तेल है ना, उसके उसका बेंचमार्क है। हमारा ज्यादातर दुबई एंड ओमान क्रूड होता है, और ये सिर्फ हम नहीं, एशिया में जनरली ये ठीक। दो बेंचमार्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी जो प्राइसेस हैं वो 100 120 से कहीं ऊपर चली गई है। ओमान की तो $150 से ऊपर है आजकल। ठीक है, और दुबई क्रूड की 120 से ऊपर है, और लेकिन वो फ्लक्चुएट बहुत कर रही है, तो तो एक ही दिन में वो रास्ता हालिया फ्लैट तारीख उतरता है। में ये इसका कोई कंपैरिजन बनता है इन हालिया में प्राइसेस? इसका कंपैरिजन सिर्फ जब यूक्रेन की इन्वेजन हुई थी रूस से, फरवरी 2022 में, उसके साथ बनता है। लेकिन तब भी जितनी ये जो शॉक आया था ऑयल का, वो कोई मैक्सिमम $120 तक गया था। ठीक तो है। अभी तो यहाँ पे तो ये जंग शुरू हो रही है, और इसका जो इम्पैक्ट है, ये उसकी शुरुआत है जो हम लोग देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस के ऊपर। ये शुरुआत है उस इम्पैक्ट की। और ऑलरेडी इसने यूक्रेन जंग के जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ दिए।
और ओमान क्रूड ने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस में सेट हुआ था 2008 में। तो अभी सिचुएशन काफी ज्यादा एग्रीवेटेड और काफी बुरी है बाय आपने इसमें लिखा कंपैरिजन। है कि जो कीमतें ज़ाहिर अब यहाँ पर किस तरह एडजस्ट होंगी। हुकूमत ने तो कह दिया जी कि हमने आवाम की खातर इस मरतबा पहले बढ़ाने के बाद 55 रुपए बढ़ाने के बाद उन्होंने कहा जी हमने नहीं बढ़ाई। लेकिन आपने आर्टिकल में लिखा है कि ये मुमकिन नहीं होगा, ये जो नया तूफान आ रहा है महंगे तेल का, इसको रोके। और आपने लिखा है कि ये ट्रिपल डिजिट हाइक्स में जा सकता है, यानी ये जो दो हिस्से हैं 55 पॉसिबिलिटी के, है। हमें वही नहीं हजम हो रहे थे, तो आपने तो सैकड़ा करा दिया इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल। मैं अब देखिए, घबराने की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता दूं पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि अभी तो 55 रुपए की हाइक हमने देखी है, कि आने वाले दिनों में हम लोग 100 रुपए तक की हाइक भी देख सकते हैं। ये पॉसिबल है। और गवर्नमेंट जो है वो झिझक रही है अभी ये फैसला करने में। अभी पिछले हफ्ते जो फैसला किया था उसी में उन्होंने देख लिया था कि 75 रुपए तो डीजल की हाइक तभी रिक्वायर्ड थी, तकरीबन 75 रुपए। पेट्रोल का भी फिगर मुझे एग्जैक्ट भूल गया, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर में है, आप चाहें तो मैं निकाल लेता हूँ। लेकिन लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पिछले ये जो 3 हिस्सों वाली हाइक है, ये रुक सकती नहीं है। लेकिन साथ आप ये भी लिख रहे हैं कि जो भी हुक्मरान होगा ऐसा फैसला करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा जरूर। जरूर, कोई तो भी सोचने के हुक्मरान बाद होगा क्या पूरी करेगा? दुनिया। सोचने के बाद रुक जाएगा या कर लेगा? अब यही तो चीज है, अब उनको सोच के ही देखना होगा कि हम इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करें। एक तरीका है एक एक्सट्रीम पे कि सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो आप कंज्यूमर को आगे पास ऑन कर दें। ठीक। दूसरी एक्सट्रीम है कि सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो आप खुद अब्जॉर्ब कर लें और कंज्यूमर को 100% शील्ड कर दें। इसके दरमियान में तमाम और ऑप्शंस हैं फिर, कि कुछ हिस्सा आप कंज्यूमर को पास ऑन करें, कुछ हिस्सा आप टैक्सेस कम करके अब्जॉर्ब करें, कुछ हिस्सा आप प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स पे करके अब्जॉर्ब करें, कुछ हिस्सा आप ओएमसी से कहें कि आपको करना होगा अब्सॉर्ब अपनी प्रॉफिट मार्जिन्स में। आपने इसमें और इस तरह 2022 में करके इमरान एक खान ने जो बड़ा। किया था वो भी आपने मेंशन किया है कि जी उधर से प्राइस स्पाइरल हो रहा था और आपने इमरान खान ने कहा जी कि मैंने प्राइसेस को रोक के रखना है। तो वो भी एक फार्मूला है। मैंने किसी को देख रहा था टॉक शो पे बात कर रहा था जी कि हमने तो नहीं बढ़ाई थी, आपने क्यों बढ़ाई हैं? हाँ नहीं, देखिए उसकी वजह से हुआ यह था कि चंद महीनों के लिए उन्होंने महंगाई की लहर को रोक के तो रख दिया, लेकिन जब वो प्राइस कैप्स हटानी पड़ी और उनको फाइनेंस करने के लिए जो फिस्कल डेफिसिट पे जो इम्पैक्ट आया था, उसकी वजह से जो महंगाई आई थी, हम्म। उसने तो एक ऐसी आग लगाई है जिसकी मिसाल हमने अपनी तारीख में नहीं देखी कभी भी। क्योंकि 2023 में जो महंगाई जिस सतह पे पहुंची थी, वो तारीखी थी। तो नॉर्मली प्राइस कैप लगा के और उसको आगे चलाने से ज्यादा महंगाई आती है जो ज्यादा देर चलती है, जिस वो महंगाई की आग जो ज्यादा मुश्किल होती है बुझानी। तो आपको मिक्स फार्मूला हमें तो करना होगा। और आपने उस फार्मूले के कंपोनेंट्स बताए। कहीं पर हुकूमत ने कुछ एब्जॉर्ब करना है, कुछ कंज्यूमर्स पर पास करना है, और बाकी भी कंपोनेंट्स हैं। डीजल का आपने जिक्र किया, मैं देख रहा था आपने जो फिक्र दिया है कि हमने इंपोर्ट करते हैं 1 मिलियन टन, और 3.3 मिलियन टन जो हैं वो लोकल रिफाइनरीज से हम प्रोड्यूस करते हैं। और आपने ये भी कहा कि अगर इसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव आता है इंपोर्ट के ऊपर, तो लोकल रिफाइनरीज को शायद ज़्यादा काम करना पड़े। तो ये बताइएगा, तो फिर डीजल की सूरत हाल कम से कम इन नंबर्स के हवाले से इतनी मखदूश तो नहीं लगती। डीजल की सिचुएशन है काफी, पेट्रोल से ज्यादा डीजल की सिचुएशन एक्चुअली डेंजरस है अभी, क्योंकि प्राइस के अलावा अभी तो डीजल की प्राइसेस ज्यादा तेजी से स्पाइक कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान अपना तमाम जो डीजल इंपोर्ट करता था वो एक ही सोर्स से होता था इंपोर्ट हमारा। कुवैत के साथ एक अरेंजमेंट है पाकिस्तान का, जो 1970s में कोई हमने डील साइन की थी उनके साथ। उसी डील के अंडर अभी तक हमारा कुवैत से डीजल जो है वो इंपोर्ट होता है। तकरीबन सारा डीजल जो पाकिस्तान का है वहीं से आता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि डीजल स्टॉक पाकिस्तान को कहीं पे और मिल नहीं रहा। कुवैत के अलावा जब इंटरनेशनल मार्केट में ढूंढ रहे हैं तो फिलहाल उनको नहीं नजर आ रहा कहीं पे। और डीजल में अब सिचुएशन ये है कि प्राइस के अलावा एक सप्लाई शॉक भी आ सकता है। अब इट्स ट्रू कि ज्यादातर हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है डीजल की वो लोकल रिफाइनरीज के थ्रू मीट होती है, लेकिन जो इंपोर्ट कंपोनेंट है उसका जो तकरीबन 1/3 है, तो यानी कि जो 30-35% जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं डीजल, अगर वो भी वो शॉक अगर आगे मार्केट में पहुंच जाए तो इट विल बी सीरियस इनफ कि मजीद और जो ऑलरेडी प्राइसेस जो 75 रुपए फी लीटर जो प्राइस शॉक ऑलरेडी महसूस हो रहा है गवर्नमेंट को और अब्जॉर्ब कर रही है गवर्नमेंट, वो और ज्यादा उससे एग्रीवेट होएगा।
वो प्राइस शॉक। तो द सिचुएशन इज मोर डेंजरस इन डीजल, और स्पेशली के गंदम की हार्वेस्ट का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। मैं उस तरफ और आ रहा जो था, वो तो अब उसके लिए तो हमारे पास है, मामलात हमने किए हुए हैं, फिलहाल तो कोई ऐसा कंप्लेंट चलिए नहीं किए है। हुए हैं, लेकिन यही अब पीक सीजन है, और इस पीक सीजन में सबसे ज्यादा आपकी कंजम्पशन होती है, हम्म। और इस पीक सीजन में सबसे ज्यादा आपको स्टॉक को रिप्लेनिश करने की जरूरत होती है। और इसमें अगर हमने एक ही सीजन में, यानी कि एक ही वीट हार्वेस्ट के दौरान अपना स्टॉक जो है वीट का, वो 27 डेज ऑफ कवर से लेके नीचे एकदम से 10 डेज ऑफ कवर पे ले आए, तो देन यू आर लुकिंग एट अ प्राइस शॉक, यू तो आर अगली लुकिंग एट मरतबा हमें बहुत सिचुएशन। ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ेगी, अगली फसल पे पड़ेगी ना, कॉटन पे। आई थिंक हाँ, फिर अगली कॉटन के उसमें ही पड़ेगी, बट दैट डजंट मीन कि दरमियान में जीरो हो जाती है हम्म। रिक्वायरमेंट, यू नो। हम्म। पीक सीजन्स होते हैं, उसके दरमियान में भी रिक्वायरमेंट होती है। आपकी जितनी फूड मूवमेंट है, जो फार्म से शहरों पे जो खाना और पेरिशेबल फूड आता है, वो सारा डीजल के ट्रक्स पे आता है। तो इसमें तो हमें मिल ही नहीं तो रहा, तो फिर ये तो ज्यादा डेंजरस हो गया ना, वो तो दूसरा जो है वो तो मिल रहा एग्जैक्टली, है, ये तो मिल ही नहीं रहा। तो हमारे पास ऑप्शन मिल ही क्या नहीं है? रहा। अब ऑप्शन यही है कि आप ढूंढते रहें, ढूंढते रहें, ढूंढते रहें, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने जो किया हुआ है फिलहाल, जो मेरे सुनने में आ रहा है, कि रिफाइनरीज को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप प्रायोरिटाइज करें डीजल की प्रोडक्शन। अब आई डोंट नो किस हद तक रिफाइनरीज कर सकती हैं उनके अपने प्रोसेस को इस तरह से एडजस्ट के ज्यादा मिडिल डिस्टिलेट का एक पर्टिकुलर फ्यूल है वो निकालें उसमें से। लेकिन फिर भी रिफाइनरीज को जो टारगेट्स तो नहीं, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शंस जो मिली हुई हैं वो यही है कि आप डीजल और जेट फ्यूल के ऊपर अभी फोकस रखें। क्योंकि इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, पेट्रोल वगैरह की तो फिर भी बाहर से भी कुछ हो रहा है स्टॉक की पोजीशन। अच्छा, कमाल बात है, तलब स्टॉक्स को आप ये बातें कर भी रहे हैं, उससे पहले आप कह भी रहे थे कि घबराना नहीं है। अच्छा, अब ये तो चीजें जो आ रही हैं घबराना उनका नहीं है। उनका मसला है। आपने बड़ा जबरदस्त इसमें नुक्ता उठाया, जो चीजें जा रही हैं यहाँ से, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जरा उनके रास्ते के ऊपर भी तवज्जो दें। वो जरा समझाइएगा कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कैसे मुतासर हो रही हैं। जी, तलत एनर्जी के अलावा गल्फ पोर्ट्स के थ्रू जो कमर्शियल शिपिंग जाती है, यानी कि कंटेनराइज्ड कार्गो जो ट्रांजिट करती है, ये एक बहुत बड़ा इसका एक और दूसरा डायमेंशन है इस पूरे क्राइसिस का, क्योंकि ये पोर्ट्स में सारी ट्रैफिक फिलहाल रुकी हुई है। और पाकिस्तान के जितनी वेस्टर्न बाउंड कार्गोज हैं, जो हमारे नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, बर्तानिया, इन मुल्कों में जो जितने भी हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, वो सारे इन ही पोर्ट्स के थ्रू ट्रांजिट करके, वो जबल अली पोर्ट या अबू धाबी, इन पोर्ट्स में ट्रांजिट करते हैं और फिर आगे जाते हैं। जैसे बिल्कुल जब हम लोग एक, आपको याद होगा जब फ्लाइट्स भी लेते हैं, जी। तो जिन दिनों में जब नॉर्मल फ्लाइट स्केड्यूल्स चल रहे थे, तो यूजुअली यही होता था कि दुबई या दोहा या ओमान वगैरह की फ्लाइट कोई लेते थे, या वाया अबू धाबी, और वहां से फिर आगे कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ते थे। डायरेक्ट बहुत कम होती थी। शिपिंग में भी यही है। अब जब ये बंद हुए हैं ये सारे पोर्ट्स, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जितनी वेस्टर्न बाउंड ट्रेड है वो भी रुक गई है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स दोनों। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की जो वेस्ट बाउंड एक्सपोर्ट्स हैं, वो तकरीबन 2/3 ऑफ आर टोटल एक्सपोर्ट्स बनता है उनका अमाउंट। तो ये सारी कार्गो शिपमेंट्स जो है फिलहाल रुकी हुई है। एंड आई मीन जब से क्राइसिस शुरू हुआ है, तो उसी के चंद दिन अंदर अंदर ही ये कार्गो सारी रुक गई थी। हम्म। हम्म। एंड अब ये कब खुलेगा, नो वन नोस, नो वन कैन टेल। एंड एज अ रिजल्ट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स जो हैं, काफी हद तक तो ईस्टर्न साइड से आते थे, ईस्टर्न पोर्ट से, या चाइना या कोरिया या इंडोनेशिया या थाईलैंड, वियतनाम, वट, ये इन साइड इस डायरेक्शन की जितनी ट्रेड है वो तो खुली भी है फिलहाल। तो वहां से जो कोई अपने आप हासिल करते थे वो तो चल रहे। लेकिन काफी सारी शिपमेंट्स हैं जो वेस्ट से आती थी, प्रीकर्सर केमिकल्स फॉर फार्मास्यूटिकल हम्म। कंपनीज हम्म। हो, या इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड गैसेस एंड एल्यूमिनियम सप्लाईज, और ये सब रुक गया फिलहाल। तो अभी कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये होता है तलत कि अगर आपके कोई 20 रॉ मटेरियल्स कंबाइन करके आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, और इन 20 में से अगर आप 10 इंपोर्ट करते हैं, और उन 10 में से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वेस्ट से आता है और 9 ऐसे हैं जो ईस्ट से आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। बिल्कुल क्योंकि सही। एक उस चीज की ना होने की वजह से बाकी सारे जो आपका रॉ मटेरियल है वो यूजलेस हो जाता है। आपका पूरा प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रुक जाता है।
जिसका तो ज़ाहिर ये असर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स के ऊपर पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स पे एंड लोकल मैन्युफैक्चरर्स वेल। जी। तो अभी तो बाकी इंडस्ट्री में भी इसके जो असरात हैं वो फैलने हैं, क्योंकि फिलहाल फैक्ट्रियां जो हैं वो चल रही हैं वो मौजूदा स्टॉक जो उनके पास है उसके ऊपर। किसी के पास महीने का स्टॉक है, किसी के पास 2 हफ्ते का स्टॉक है। लेकिन एट सम पॉइंट अगर ये क्राइसिस इसी तरह चलता रहा और ये शिपिंग ना रुकी, वापस रिस्टोर ना हुई, तो इट इज पॉसिबल कि ये एनर्जी सप्लाई चेन से निकल के बाकी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको भी रोकना शुरू कर देगा। इट्स पॉसिबल। बिल्कुल, आखिर में आपने पाकिस्तान के ऑप्शंस का जिक्र किया, और वो ऑप्शंस का इशू अब हमारे सामने आया है जब से वो साउथ पारस के ऊपर हमला किया इसराइल ने, जिसको अब ट्रंप जो है वो उसको डिसोन कर रहा है कि जी मैंने तो इसराइल को नहीं कहा था। ईरान की रिटेलिएशन सामने है, सऊदी अरब के ऊपर अटैक हुआ। उसके अलावा उसने यूएई की तरफ भी अटैक किया, और उसने कह दिया जी कि अब तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए वहाँ पर, और जो स्टेटमेंट जारी की उसमें ईरान की स्ट्राइक्स को उन्होंने कंडेम किया। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि ईरान के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो भी, उसको भी हम कंडेम करते हैं। तो वो असूली तौर पर तो ठीक ठीक था, लेकिन आवर पोजीशन इज बीइंग कॉल्ड आउट बाय इवेंट्स नाउ, कि अब हमें कहीं ना कहीं जाके कोई पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि गल्फ मुनाकिज जो हैं वो कह रही हैं जी कि अब हम रिटेलिएट भी कर सकते हैं अगर जो उस तरह मामला जाते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे। सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है, और आपने इसमें मेंशन किया है कि हमारे पास उनका डिपॉजिट भी है 3 बिलियन का, जिसके ऊपर इमरान खान के दौर में आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने अपनी तरफ से कोई और ही रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की तो उन्होंने फिर रिमाइंड करवाया, फिर बड़ा मसला हो गया था। तो हमारा लेवरेज क्या है, हमारे पास लीवे है, स्पेस कितनी अवेलेबल है कि अगर हमारा ऑप्शन कॉल आउट हो गया और सऊदीज डिसाइडेड कि जी अब ईरान ने बहुत कुछ कर दिया, सो व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? देखिए, पहली ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि वी कैन टेल देम कि हमारा जो आपके साथ मुआहदा है दैट्स अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, यानी कि इट्स नॉट अ म्यूचुअल अग्रेशन पैक्ट। ठीक। तो ये जो जंग है इसमें शुरुआत तो जिन लोगों ने की है, अमेरिका और इसराइल, उसकी रिटेलिएशन में ही ईरान जो है वो मार रहा है। ठीक है। तो अब अगर सऊदी अरब उस अग्रेशन का एक हिस्सा है, यानी कि अगर सऊदी अरब अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल करने दे रहा है अमेरिका और इसराइल को इन ऑर्डर टू लॉन्च अटैक्स इनटू ईरान, या अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने दे रहा है टू इजरायली एयरक्राफ्ट, अमेरिकन एयरक्राफ्ट टू फ्लाई ओवर सऊदी अरेबिया टू carry out missions in Iran and then to return to base, flying over Saudi Arabia, or allowing aircraft belonging to the Zionist alliance to refuel over aerial refueling उनकी करवा रहे हैं over Saudi airspace, or that they are providing jet fuel in missions के लिए अपने स्टॉक्स से। तो इन सारी चीजों में के बाद सऊदी अरब एक हिस्सा बन जाता है एक अग्रेशन का। एंड वी कैन इन रिटर्न से कि हमारा जो मुआहदा है इट डज नॉट कवर you waging aggression against another country and then us protecting you from the retaliation from that aggression. It covers only defense, कि आपके ऊपर अगर unprovoked aggression की जाए तो then we will come to your aid. But अभी फिलहाल I'm not sure if we can call जो ईरान हमले कर रहा है गल्फ कंट्रीज पे, I'm not sure if we can call that unprovoked aggression. I think ईरान की that's पोजीशन that. यही है। सऊदी अरब ने तो खैर कहा है कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हो रही, और आप जो है वो अमेरिकन बेसिस से हट के हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं। लड़ाई आपकी इसराइल से है। लेकिन ये जो मुआशी मामला है, क्योंकि सिर्फ डिफेंस पैक्ट का नहीं है, सऊदी के साथ जो हमारा ताल्लुक है बहुत गहरा है, और लाइफलाइन है इकोनॉमी की। उस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? फिलहाल तो वी हैव बीन वेरी केयरफुल, तो हमने अपने कार्ड्स ठीक ही खेले हैं, लेकिन ज़रा हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो किसी तरफ भी जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक सऊदी अरब के पास बहुत लेवरेज है पाकिस्तान के ऊपर। एक तो $3 अरब का डिपॉजिट जिसका आपने जिक्र किया, ये दिसंबर को मेच्योर करता है एंड इसको हर एक साल के बाद फिर रोल ओवर किया जाता है। अभी तो वो हुआ है रोल ओवर, लेकिन उस डिपॉजिट में भी एक क्लॉज है तहत। वो क्लॉज ये लिखा है कि इस डिपॉजिट में कॉल ऑप्शन है, यानी कि जो सऊदी अरब है वो एट एनी पॉइंट इसको कॉल अप कर सकता है बिफोर मेच्योरिटी। दे डोंट हैव टू वेट टिल दिसंबर, वो इसको आज चाहें तो कॉल कर सकते हैं
प्रोवाइडेड पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम अगर वो हो जाए डीरेल, ठीक। तो इफ पाकिस्तान गोज ऑफ एन आईएमएफ प्रोग्राम, तो ऑटोमेटिकली सऊदी अरब को एक कॉल ऑप्शन जो है वो मिल जाती है उसके बाद, टू 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 कॉल कॉल ऑन दिस एंड से कि ठीक है अब वापस करो ये पैसे। अभी फिलहाल आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम के साथ मामला जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया कि हम्म। रिव्यू, थर्ड रिव्यू जो चल रहा था उसको खत्म हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन वो खत्म होने के बजाय मजीद और तवील हो गया, और कुछ मामलों पे अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ जा रहा उनके साथ। तो अब ये दोनों चीजें आपस में उलझ गई हैं, हम्म। हम्म। एंड इसकी वजह से सऊदी अरब को कुछ लेवरेज मिल जाती है कि अगर वो सऊदी अरब उसको कॉल ऑन करे। लेकिन दिस इज अ बिट ऑफ अ न्यूक्लियर ऑप्शन तलत, हम्म। बिकॉज इफ सऊदी अरेबिया डज दैट, इफ दे पुश दैट बटन एंड से कि ठीक है फिर हमारे पैसे वापस करो, तो दैट मीन्स ऑल बेट्स आर ऑफ आफ्टर हम्म। दैट। हम्म। इट मीन्स एंड पाकिस्तान मे हैव द राइट एट दैट पॉइंट टू से कि भाई हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, वी कॉल सॉवरेन डिफॉल्ट ऑन दिस। एंड उसके बाद फिर जितनी भी आपकी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के जरिए वो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ऑल दो स्टैंड न्यूट्रलाइज्ड एज वेल। तो ये सऊदी अरब के लिए इट विल बी अ न्यूक्लियर ऑप्शन टू एक्चुअली कॉल ऑन दिस, एंड आई डोंट नो कि वो कितनी आराम से उसको करेंगे। लेवरेज तो बहुत ज्यादा है, हम्म। लेकिन शायद हो सकता है हद से ज्यादा है, जिसको इस्तेमाल करना मुश्किल है उनके लिए। बट अदर देन दैट, एक और चीज जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए की, और मिनिस्टर पेट्रोलियम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे काफी दिन पहले बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान को ये अश्योरेंस दी है कि जो फ्यूल सप्लाई शॉर्टेजेस आ रही हैं उसकी आप मत फिक्र करें, ठीक। आपको हम लोग रीसप्लाइड रखेंगे हमारे यानबू में जो पोर्ट है उसके थ्रू। और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है कि सऊदी अरब उसको तो बड़े आराम से मीट कर सकता है, इट्स नॉट अ ह्यूज बर्डन ऑन देम, बट फॉर पाकिस्तान इट्स अ ह्यूज हेल्प। तो दिस इज समथिंग ऑल्सो दैट पाकिस्तान वुड वांट टू कीप गोइंग। अब ये किस तरह से मुतासर होती है, तो आई थिंक कुछ हद तक ये दोनों मुल्क दे कैन मेक अ गो ऑफ थिंग्स आपस में, सिंपली कीपिंग इट एट अ डिप्लोमेटिक लेवल, कि हम्म। पाकिस्तान प्रोवाइड्स डिप्लोमेटिक सपोर्ट के ईरान के साथ बात करके उनको समझा के कि भी फलाने टारगेट को ना मारे, फलाने को ना मारे, हाथ हल्का रखें, इस किस्म की बातें कर सकते हैं। लेकिन बट टू कम इन ऑन द साइड ऑफ सऊदी अरेबिया और टू ज्वाइन द फाइटिंग इन एनी वे वुड बी अ ह्यूज मिस्टेक फॉर पाकिस्तान। आप देख लेंगे फिलहाल बहुत कोशिश की गई है तमाम पार्टीज को खींच के इस लड़ाई का हिस्सा बनाने के लिए। जी बिल्कुल, गल्फ उसका कंट्रीज, बिल्कुल एजेंडा ही यही है। वो ये जो कैंट का एजेंडा ये है, जो वो बिल्कुल इस्तीफा है वो गल्फ तो आई कंट्रीज को ओपनर है। बिल्कुल गल्फ कंट्रीज को खींचने की कोशिश की गई है, कुर्द जो पार्टीज है नॉर्थ वेस्ट इराक में उनको बीच में तुर्की को खींचने की खींचने की कोशिश, कोशिश की गई। तुर्की को, अजरबैजान को खींचने की, और अभी लेटली यूरोपियन पार्टीज को कि आप लोग आए और हॉर्मूज हम्म। खोलने के लिए अपनी वॉरशिप्स थे, सब ने मना किया है, सब ने। यहाँ ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जो कह देगा हम्म। अच्छा जी ठीक है हम आ जाते हैं इस लड़ाई में ना, और अपनी आस्तीन रोल अप की और उसके बीच में, ऐसे नहीं होना चाहिए। आई थिंक हर कॉस्ट, नो मैटर द कॉस्ट, पाकिस्तान हैज टू स्टे आउट ऑफ द फाइटिंग। डिप्लोमैटिकली दे शुड रिमेन एंगेज्ड, बट लड़ाई का हिस्सा बनना वुड बी अ डिफरेंट बॉल गेम, आई डोंट थिंक वी शुड गेट इन्वॉल्व। बिल्कुल, इस पे मुकम्मल इत्तेफाक है। आपका बहुत शुक्रिया खुरम, हमें आपने इंसाइट्स प्रोवाइड की। उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी। ज़रा सख्त हैं, कड़वी हैं, मुश्किल हैं, लेकिन मुश्किल के बारे में जानना पहला कदम होता है उसको संभालने के लिए। तो हमने ये कदम उठाया है। देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं।